हेलो। ठीक है, चल रहा है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? इससे आ रही है वैसे? अच्छा, ये लाउड स्पीकर नहीं है, ये रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए। ठीक ठीक। कितने बच्चे हैं? तो आप लोग नीट और जेई दोनों के हैं? ठीक। मुझे वैसे काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने इस सर्विस में आने से पहले एमबीबीएस किया था। उस टाइम पे एमबीबीएस जब हमने किया था उस टाइम स्टेट की पीएमटी हुआ करती थी और सीबीएसई का सीपीएमटी का एग्ज़ाम हुआ करता था। अभी मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले नीट का पैटर्न आया है जिसमें ऑल ओवर इंडिया एक ही एग्ज़ाम हुआ करती है। हमारे टाइम पे अलग अलग एग्ज़ाम हुआ करती थी। चूँकि पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है इसलिए उसके बारे में ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें मैं बता भी नहीं पाऊँगा, और मैं जितना बताऊँगा उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी है वो बताएगी। मैं आपसे कुछ आपके सवाल भी लेना चाहूँगा जो आप पूछना चाहें, और इसके अलावा जनरल जो मेरी स्ट्रेटजी रही होगी जो शायद आपके काम आ सके वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मैंने एमबीबीएस किया और एमबीबीएस करने के बाद मैं सिविल सर्विसेज से इससे पहले इंडियन रेलवे में पोस्टेड था और उसके बाद यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है। तो चूँकि मेरा एक्सपीरियंस पीएमटी का भी रहा है और सिविल सर्विसेज का भी रहा है, तो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा और आपसे कुछ अगर आप पूछना चाहें तो आपसे बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये रहती है कि पहले आप उस जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए। मेरा ये मानना है, हम लोग करते भी थे, हमारे ग्रुप में बहुत से लड़के करते थे और जितने सफल हुए उनकी रणनीति में ये ज़रूर होता था, जो भी सिलेबस होता था उसका प्रिंट आउट निकाल के हम लोग अपने कमरे में चिपका लेते थे। चाहे वो मेडिकल की तैयारी के दौरान रहा हो या यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान रहा हो, सिलेबस हमारे कमरे की दीवार पे चिपका रहता था। और वो ऐसी जगह पर चिपका रहता था जैसे अगर इस तरह से टेबल चेयर है और सामने मेरी दीवार है तो बिल्कुल सामने चिपका रहता था, ताकि उठते बैठते, खाते समय, सोते समय, उठते समय हम उसको बार बार देख सकें। तो सिलेबस की अच्छे से जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। सिलेबस का एक एक टॉपिक आप पहले समझ लीजिए कि भी ज़रूरी नहीं उसके बारे में डिटेल से शुरू में आए कि क्या टॉपिक है। सबसे पहला पॉइंट सिलेबस है। दूसरा जो पॉइंट है, आजकल आप लोग इस चीज़ को मोबाइल में भी रख सकते हैं सिलेबस को, लेकिन प्रिंट ज़रूर लगा लीजिएगा दीवार पे। दूसरी जो चीज़ है वो जो आपका मटेरियल है उसका सोर्स क्या हो, क्या मटेरियल आप पढ़ने वाले हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। पढ़ाई हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए। जो टॉपिक्स हैं उनका फिर सोर्स क्या होगा। सोर्स कोचिंग के नोट्स भी हो सकते हैं, बुक्स भी हो सकती है, किसी के बनाए हुए नोट्स भी हो सकते हैं, आप खुद भी नोट्स बना सकते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है। सोर्स आप बहुत ही सोच समझ के, जो आपकी फैकल्टी है उससे डिस्कस करके, अगर पुराने कुछ सफल बच्चे मिल जाएं, रिसेंट वाले 1-2-3 साल में जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, वो अगर मिल जाते हैं तो आप उनसे डिस्कस करके, उनसे पूछ के एक एक टॉपिक का सोर्स आप नोट कर लीजिए। सोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब ये है कि उस एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन कभी कभी दिक्कत ये आती है कि सोर्स को हम इतना फैला लेते हैं, एक ही टॉपिक को 10 बुक से पढ़ना, 4 बुक से पढ़ना, 3 बुक से पढ़ना, ये कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं मानी जाती। अगर आपको लगता है कि एक ही बुक उस टॉपिक के सिलेबस को कवर करने के लिए सफिशिएंट है तो आप एक ही रखिए। इस बारे में आप लोग भी बैठ जाएं। आप फैकल्टी हैं ना? हाँ हाँ, आप बैठ जाएं प्लीज़।
बेटर ये रहेगा, जैसे जीएसवीएम जो हमारी मेडिकल कॉलेज है या आईआईटी भी चूँकि हमारी यहाँ पे है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनसे इनका इंटरेक्शन ज़रूर हो जाए, तो वो इनको सोर्स जो है उसके बारे में, चूँकि आप लोग तो कोचिंग की वजह से लगातार टच में हैं, हम जैसे लोगों का टच छूट जाता है, तो जो चीज़ें हमने पढ़ी हों हो सकता है वो आजकल रिलेवेंट ना रही हों, आप भी बताएंगे और थोड़ा सा अगर उन बच्चों से इनका इंटरेक्शन होगा तो इनको और भरोसा भी आएगा और वो भी इनको काफ़ी कुछ बता पाएंगे। तो इस चीज़ का भी हम लोग बातचीत करके ये इंश्योर करेंगे कि कुछ आईआईटी के बच्चे और कुछ हमारी मेडिकल कॉलेज के बच्चे आके आपको सोर्स के बारे में और जानकारी दें। तीसरी जो चीज़ है उसके बाद आपकी पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में मेरा ये मानना रहा है, लगभग 6-7 क्लास से ही मैं थोड़ा सा क्लास में बच्चों के साथ घुलने मिलने वाला और उस तरह का ज़्यादा रहा हूँ। जैसे एक किताबी कीड़ा जिसको कहते हैं उस तरह का मैं कम रहा हूँ, और उस चीज़ ने मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, इसलिए मैं वो वाली चीज़ आपसे शेयर करूँगा कि कैसे पढ़ाई करी जाए। ज़रूरत इस चीज़ की रहती है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, कम से कम एक साथी आपके साथ भरोसे का ज़रूर होना चाहिए। तैयारी करने के लिए कोशिश करिए कि एक साथी अगर आपको मिल जाता है तो उससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे इंटेलिजेंट हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो इंटेलिजेंट हो या जिसका नॉलेज ज़्यादा हो उसी को आप अपना साथी रखें। कम नॉलेज वाला भी बहुत काम का हो सकता है। अगर आपका ग्रुप ठीक रहेगा 1 या 2 बच्चों का, तो आपको चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। जैसे मुझे याद है कि हम लोगों का अच्छा खासा सिविल सर्विसेज में भी अच्छा खासा ग्रुप हुआ करता था, जिसमें मोस्टली आईआईटीएन या डॉक्टर इस तरह का हमारा ग्रुप, क्लोज ग्रुप बन गया था। तो हमारे ग्रुप में किसी को कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि आपस में एक टॉपिक इन्होंने पढ़ लिया, एक इन्होंने पढ़ लिया, एक इन्होंने पढ़ लिया, एक मैंने पढ़ लिया, आपस में एक दूसरे को हम उस टॉपिक में पढ़ा देते थे, बता देते थे। पुराने पेपर देखने, जो मैंने देख लिया, कोई चीज़ मेरे नोटिस में आई वो मैंने सबसे शेयर कर ली, उससे बड़ा फ़ायदा होता था। या हमें लगा कि ये वाला मटेरियल कोई रिकमेंड कर रहा है इस टॉपिक के लिए पढ़ने के लिए, और मुझे पढ़ने के बाद लगा कि यार इसमें दम नहीं है, ये बेकार है, तो बाकी 3-4 की एनर्जी बच जाती थी। या मुझे लगा कि इस टॉपिक में ये 4-5 चीज़ें काम की हैं, बाकी इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बाकी लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, तो उनकी एनर्जी बच जाती है और जो क्रक्स है उस मटेरियल का वो उनको आसानी से मिल जाता है। दूसरा, आपकी जो फैकल्टी है उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से महसूस किया होगा। आप में से भी बड़े होके जब डॉक्टर, इंजीनियर या कभी भी पढ़ाएंगे किसी को या गाइड करेंगे तो आपको समझ आएगा, विशेषकर साइंस में, बाकी सब्जेक्ट्स का भी यही रहता है, यदि हम किसी को पढ़ाने के लिए अगर उसको तैयार करते हैं तो हमारे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, हम उस टॉपिक को डेप्थ तक समझ पाते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं वो हम पहले ही इमेजिन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो साथी हो वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ही हो, अगर वो कमज़ोर भी है तो ठीक है, आप उसको बार बार पढ़ाइए। पढ़ाने के चक्कर में जब आप उस टॉपिक को ठीक से तैयार करेंगे तो आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप पहले से इमेजिन कर पाएंगे कि इस पेज में 4 एमसीक्यू काम के बनते हैं, ये पॉइंट आउट करके आप उसको बता पाएंगे और आपको भी अच्छे से दिमाग में रहेगा। तो ये जो ग्रुप बना के पढ़ने वाली चीज़ है, ये तीसरा एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है। दिक्कत इसमें इतनी आती है कि कई बार ग्रुप मिलता नहीं है, विशेषकर लड़कियों को, चूँकि बाहर निकलना और उस तरह की समस्याएं रहती हैं तो वो दिक्कत ज़रूर आती है। लेकिन आजकल चूँकि मोबाइल फ़ोन हो गए हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि एक साथ रोज़ बैठें ही, फ़ोन से संपर्क में रह के भी आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं।
दूसरी जो उसमें दिक्कत आती है कि आपस में साथ पढ़ाई करते करते एक ईर्ष्या की भावना आ जाती है, जलन वाली फीलिंग कई बार आ जाती है, या किसी और बात पे आपस में टकराव होता है, वो फिर पढ़ाई को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको उसमें मैनेज करनी होंगी। आपको ये समझना होगा कि आपका कंपटीशन जो है, नीट में मान लीजिए 20,000 अगर सीट है, तो आपका कंपटीशन आपके साथी के साथ नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह की भावना आप रखेंगे और ये मान के चलेंगे कि एक ही नाव में आप दोनों सवार हैं, या तो नाव डूबेगी या पार लगेगी, तो आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि आप पुराने जो पेपर्स हैं उनको अच्छे से देखिए, उनको सोल्व करिए। कई बच्चों को मैंने देखा है कि पुराने पेपर को एकदम अंधभक्त की तरह वो जो है चीज़ों को बस करते चले जाते हैं, समझते नहीं। आप क्वेश्चन को समझ के करिए, उससे आपको जो बाकी आपका सिलेबस है उसमें टॉपिक हैं उसमें से आपको इमेजिन करने में मदद मिलेगी कि और किस तरह का सवाल इसमें पूछ सकता है। तो पुराने पेपर जो हैं उन पे आप बार बार प्रैक्टिस करिए, और ये जो पुराने पेपर पे प्रैक्टिस है ये पहले आप उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए, उसके बाद करिए। ये 4-5 चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा अगर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी मिल जाए जो अच्छे से आपको गाइड कर दे, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको कोई रोक पाएगा। पांचवी जो चीज़ है वो ये है कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हमने भी तमाम तैयारियां करी हैं, कई बार असफलता हाथ लगती है, कई बार लंबा समय निकल जाता है, तमाम तरह की निजी या कोई फैमिली या उस तरह की समस्याएं भी बीच बीच में आती रहती हैं। कुछ हमारी बायोलॉजी इस तरह की है कि मूड में थोड़ा बहुत स्विंग आता रहता है, कभी डिप्रेशन, कभी चिड़चिड़ाहट, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। कई बार डिस्ट्रैक्शन के भी कई कारण रहते हैं। इन सब चीज़ों, ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये हर किसी के साथ आती हैं। जो इन चीज़ों को ठीक से कंट्रोल कर लेता है, मैनेज कर लेता है, या अच्छे से इनका सदुपयोग कर लेता है, वो फायदे में रहता है। एक लिमिट तक टेंशन होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप वो हार्मोन्स तो पढ़ा ही होंगे सबने, जो एड्रेनलिन रश जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रेस के लिहाज से वो बहुत ज़रूरी है। जब आदमी स्ट्रेस में होता है तो उसकी परफॉर्मेंस, अगर वो स्ट्रेस को पॉजिटिव डायरेक्शन देगा तो परफॉर्मेंस हमारी बढ़ जाती है। तो कभी भी इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना है कि थोड़ी टेंशन हो रही है, थोड़ी घबराहट हो रही है। समझ लीजिए कि वो अच्छी चीज़ है, उसको आप पॉजिटिव यूज करिए। लेकिन ये चीज़ें समझ लीजिए कि ये जो उतार चढ़ाव हैं मूड के या रिश्तों में, ये चीज़ें लंबी तैयारी में ज़रूर आती हैं। इनको कहीं अपनी तैयारी में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। एक और चीज़ है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ समय आप मनोरंजन के लिहाज से ज़रूर बिताइए। हो सकता है वो आपके अपने फैमिली मेम्बर्स जो हैं, पेरेंट्स हैं या भाई बहन हैं, उनके साथ गप्पे मारने से या बैठने से ही आपको अगर खुशी मिलती है, बड़ी अच्छी बात है, उसमें डिस्ट्रैक्शन भी कम रहता है। या दोस्तों के साथ बातचीत करने से आपको स्ट्रेस रिलीव होता है, तो कुछ समय ज़रूर दीजिए, रेगुलर दीजिए। या आपको खेलने से, टीवी देखने से या और किसी चीज़ से अगर दिमाग रिलैक्स होता है, उस चीज़ को भी ज़रूर रखिए। मैंने देखा है कि जो लगातार रगड़ते रहते हैं उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती। थोड़ा बहुत आपका कुछ ना कुछ माइंड को रिलैक्स करने वाली एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। वो उतनी ही होनी चाहिए जो आपको पढ़ाई से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना करें। इतना नहीं हो कि एक बार बात करना शुरू किया दोस्त से या घर वालों से और उसी में घंटों जो है बैठे हुए हैं और दोबारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। उतना नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आप लोग अब इस फेज़ में आ गए हैं, समझदार हो गए हैं, आपको
अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी पढ़ाई में आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, नुकसान कर रही है। ये चीज़ आपको समझ आ जाती है, आप डिसीजन ले सकते हैं। ये 5-7 चीज़ें हैं, ये 5-7 चीज़ों में मेरी रणनीति रही है जिसने कभी मुझे फेल नहीं होने दिया। इसलिए ये मैं चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी कुछ पूछना चाहें या कोई चीज़ मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप लोग पूछिए। आप सब लोग कानपुर के ही हैं या बाहर से कोई कोचिंग करने आया है? आप बाहर से आए? कहाँ से आए बच्चे? आप घाटमपुर। आप बेटा? ठीक है, तो बाहर वाले जो हैं यहीं रहते हैं किराए पे, यहाँ काकादेव में या कहाँ पे? अच्छा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के अलावा भी काकादेव में यदि आपको किसी पुलिस संबंधी अगर कोई समस्या है, चीज़ें हैं, तो वो भी आप खुल के बता सकते हैं बड़े भाई की तरह। बोलिए, झिझकिए मत, मैं ये समझ लीजिए आप लोगों का बड़ा भाई हूँ। जो आप चीज़ें बताना चाहें या पूछना चाहें खुल के बोलिए। कोई उस तरह का नहीं है कि मैं बाहर से आया हूँ तो झिझकना है, शर्माना है, डरना है। डीएम साहब का हो गया था इन्हीं बच्चों का? तो उस टाइम भी इतने गुमसुम थे क्या? कुछ भी जो आपको मन करे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये चीज़ें डाउट एक्सप्रेस करिए, अपना डाउट क्लियर करिए। मेरी सिस्टर भी डॉक्टर थी, गायनकोलॉजिस्ट थी, और वो भी अभी सिविल सर्विसेज में। तो हालांकि बचपन से वो मुझसे छोटी थी, तो इस तरह का कंपटीशन टाइप रहता था कि स्कूल टाइम में मेरा स्कोर ज़्यादा रहता था और उसके ऊपर प्रेशर रहता था कि जो रिकॉर्ड मैंने बना दिया है, जो मार्क्स मैं ले आया, उसको तोड़ने का उस पर प्रेशर रहता था। स्कूल टाइम में वो नहीं कर पाती थी। पॉजिटिव रहता था, मैं खुद चाहता था और सपोर्ट करता था, लेकिन वो नहीं तोड़ पाती थी। तो बहुत बार वो जो एक डिप्रेशन वाला, स्ट्रेस वाली जो फेज है, उसमें निगेटिव होके टूट भी जाती थी। लकीली पूरे फैमिली का सपोर्ट रहा और उसके बाद मेडिकल से लेके सिविल सर्विसेज तक उसकी परफॉर्मेंस मेरे से 21 ही रही, अच्छी ही रही। तो ये चीज़ें जो मैं आपसे बता रहा हूँ, शेयर करने वाली, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसी को कुछ नहीं कहना है? ये बताइए, काकादेव में कोई गुंडागर्दी या उस तरह की चीज़ें तो नहीं होती हैं? हैं? राउंड लेना पड़ेगा। तो यहाँ तक बच्चे अपने साधन से आते हैं? अच्छा, तो अभी यहाँ कोचिंग वोचिंग शुरू हो गई या? अच्छा, हाँ हाँ। तो अब फॉर्मल सिस्टमेटिक तरीके से होगा। ठीक। स्टडी मटेरियल तो इनको मिल ही गया होगा या आप प्रोवाइड कराएंगे? अच्छा अच्छा, आप अपना वो करेंगे। हाँ। तो नीट हो चाहे जेई हो, उसमें ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की प्रैक्टिस अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती होगी। हाँ, तो वो टॉपिक वाइज देते होंगे आप? हाँ, तो उसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, दो तरह की देखा है मैंने। कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और कुछ जो है रटने की कोशिश करते हैं। रटने वाले नीट और जेई में सफल नहीं हो पाते हैं, जो क्वेश्चंस को रटना शुरू कर देते हैं। हाँ, कुछ पोर्शन होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको रटनी ही हैं। वो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई, इस चीज़ में समझने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसको रटना ही रटना है। उनको आप रटिए। रटने में कुछ गाना टाइप बना के तो आजकल ट्रेंड होगा ही।
निमोनियम टाइप बना के जो देते हैं, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ रहती है। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आजकल काफ़ी बेटर बना रखे हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ नहीं कहना है तो फिर मीटिंग है मेरी 3 बजे। फिर भी यदि आपको कभी कुछ लगता है तो ऑफिस में या किसी भी तरह से हम लोग या सर लोगों के मार्फत कम्युनिकेट करके, अगर आप चाहते हैं कम्युनिकेट करना तो आप हमें कर सकते हैं। किसी भी तरह की सहायता अगर आपको चाहिए या आपको लगता है कि कहीं कोई समस्या है पुलिस रिलेटेड या प्रशासन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है जिसका सॉल्यूशन आप हमारी मदद से करना चाहते हैं, तो आप खुल के फ्रैंकली बिना झिझके आप हमें बताएंगे, हम पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बोलते कम हैं बच्चे।